कॉलेजियम दोस्तों, ये शब्द आपको इस समय बहुत सुनने को मिल रहा होगा। न्यूज़ में, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, हर जगह इसकी बात हो रही है। हाल ही में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि ये सिस्टम विवाद में हो, बल्कि ये सिस्टम बहुत समय से विवादों में चलता आ रहा है। और ये कॉलेजियम आखिर है क्या, और ये कब और क्यों बना, और इसका विरोध क्यों हो रहा है, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहस अब भी जारी है। Collegium system is here to stay. It's the law of the land, but that doesn't mean it doesn't need reform. उन्होंने संसद में सीधे कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना जरूरी है। Collegium system is alien to the Indian Constitution. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कॉलेजियम सिस्टम का मतलब बता देता हूँ। वैसे तो दोस्तों, कॉलेजियम का मतलब होता है एक ऐसे लोगों का ग्रुप या एडवाइजरी बोर्ड या कमेटी जिसमें समान पेशे के लोग होते हैं, और इस ग्रुप के द्वारा सहमति से कोई विषय पर फैसला ले लिया जाता है। और दोस्तों, भारत के कॉलेजियम सिस्टम का भी यही मतलब है। इंडिया का कॉलेजियम कुछ जजेस का ग्रुप होता है जो डिसाइड करता है कि किस जज का अपॉइंटमेंट या प्रमोशन होना है या कोई ट्रांसफ़र भी होना है, तो वो भी यही कॉलेजियम सिस्टम करता है। जैसे कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो सब अपॉइंटमेंट्स ये कॉलेजियम सिस्टम ही करता है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अलग अलग कॉलेजियम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 1 मेंबर CJI होते हैं, और बाकी 4 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और बाकी 2 मेंबर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में और हर स्टेट के हाई कोर्ट्स में कोई भी नए जज की नियुक्ति होती है या किसी जज का प्रमोशन या ट्रांसफ़र होता है, तो उस नाम का रिकमेंडेशन ये कॉलेजियम ही करता है। कॉलेजियम कोई भी रिकमेंडेशन करने से पहले कैंडिडेट की मेरिट, इंटीग्रिटी और सीनियरिटी जैसे कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। कॉलेजियम सिस्टम के पीछे का आइडिया ये इंश्योर करना था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अधीन ना हो, और इसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इंटरफेरेंस से फ्री होना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ सालों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी के लिए सिस्टम की आलोचना की गई है। बहुत लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि कॉलेजियम सिस्टम ने कुछ इंडिविजुअल्स के हाथों में पावर का कंसंट्रेशन कर दिया है। हाल ही के कुछ सालों में कॉलेजियम सिस्टम में सुधारों की मांग की गई है, जहां पर लोगों का तर्क है कि यह अपारदर्शी या ओपेक है और इसमें अकाउंटेबिलिटी की कमी है। कॉलेजियम अपने निर्णयों तक कैसे पहुंचता है, इस बारे में ना तो कोई सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध है और ना ही कोई मैकेनिज्म है जहां पर कॉलेजियम द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ अपील की जा सके। कॉलेजियम सिस्टम की एक और आलोचना यह है कि यह इंडिया की पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से नियुक्त न्यायाधीशों में से अधिकांश जजेस उच्च जातियों और इलाइट बैकग्राउंड से हैं। कॉलेजियम सिस्टम के आलोचकों ने तर्क दिया है कि इस सिस्टम में जजेस की अपॉइंटमेंट के दौरान पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और भाई भतीजावाद भी देखने को मिला है। दूसरी ओर कॉलेजियम सिस्टम के समर्थकों का तर्क है कि जजों को ही चुन लेने की शक्ति देना यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर बना कैसे, और कॉलेजियम सिस्टम के बनने से पहले कैसे जजों की नियुक्ति होती थी। दरअसल दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम 1950 के समय नहीं था, बल्कि सच तो यह है कि सिस्टम के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन ही नहीं है, और ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के सीरीज ऑफ जजमेंट से इवॉल्व हुआ है, यानी बना है। और ये सीरीज ऑफ जजमेंट हैं 3 केस, जिनके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम बना, और इसीलिए इन 3 केसेस को 3 जजेस केस भी कहते हैं। 1993 से पहले तक जजों की नियुक्ति खुद जज नहीं करते थे। उस समय ये काम सरकार करती थी। ये नए जजों की नियुक्ति उनके ट्रांसफ़र या प्रमोशन के नाम चीफ जस्टिस को भेजती थी, और फिर उनसे विचार विमर्श करने के बाद जो नाम फाइनल होता उसकी लिस्ट प्रेसिडेंट को भेज दी जाती, और फिर प्रेसिडेंट उन जजों की ऑफिशियल अपॉइंटमेंट कर देते थे। और दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही कहा गया है कि जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। इसके लिए प्रेसिडेंट को CJI, राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करना होगा। उसके बाद ही जजों की अपॉइंटमेंट हो सकेगी। यहाँ दोस्तों गौर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन शब्द का उपयोग हुआ है, और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ था। अब बात करते हैं 3 जजेस केस की, कि ऐसा क्या हुआ कि जजों की अपॉइंटमेंट का ये सिस्टम बंद हो गया।
और कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ, जिससे जजों की नियुक्ति खुद जज ही करने लगे। तो दोस्तों 3 जजेस केस में से पहला केस था 1981 का, जिसे फर्स्ट जजेस केस ऑफ 1981 भी कहा जाता है। इस 1981 के केस में जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि यहाँ पर जो कंसल्टेशन शब्द का उपयोग हुआ है इसका क्या मतलब है, तब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इस कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, यानी विचार विमर्श का मतलब सहमति नहीं है, और सीजीआई का ओपिनियन एग्जीक्यूटिव पर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन सेकंड जजेस केस ऑफ 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस फैसले को बदल दिया और कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, यानी अब सीजीआई के ओपिनियन एग्जीक्यूटिव पर बाइंडिंग होंगे। यानी अब प्रेसिडेंट को कोई जज अपॉइंट करने के लिए सीजीआई से अभी तक जो विचार विमर्श करना होता था वो अब सहमति में बदल गया, यानी किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए सीजीआई की सहमति जरूरी हो गई। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यह दावा करते हुए उचित ठहराया कि कैंडिडेट्स के मूल्य को जानने और उनका आकलन करने के लिए सीजीआई सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं। हालांकि सीजीआई को केवल कुछ सीनियर मोस्ट जजेस की एक बॉडी के माध्यम से राय तय करनी होगी, और उस बॉडी का ये ग्रुप को अदालत ने कॉलेजियम के रूप में डिस्क्राइब किया। और दोस्तों यहीं से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हो गई, और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने एक 1998 के केस में बताया, जिसे थर्ड जजेस केस कहते हैं। थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए अब इस कॉलेजियम में सीजीआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे, यानी कुल मिलाकर कॉलेजियम में 5 मेंबर्स होंगे। और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, यानी इस कॉलेजियम में 3 मेंबर्स होंगे। और इस तरह दोस्तों इन 3 केसेस के द्वारा, जिन्हें 3 जजेस केस कहा जाता है, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल इवॉल्व कर लिया, जिसका मतलब था कि स्टेट की कोई और सी ब्रांच इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जजों के अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और इस तरह शुरुआत हुई कॉलेजियम सिस्टम की। और दोस्तों तब से आलोचनाओं के बावजूद कॉलेजियम सिस्टम कई दशकों से चलता आ रहा है और भारत की हायर जुडिशरी के हाईली क्वालिफाइड एंड रेस्पेक्टेड जजेस की नियुक्ति में सहायक रहा है। हालांकि इस मसले में एक और मोड़ तब आता है जब 2014 में इंडियन पार्लियामेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी बिल पास करता है, जो कॉलेजियम सिस्टम को और अधिक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल प्रक्रिया से बदलने की मांग करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह एनजेएसी क्या है। दोस्तों ये आयोग 6 मेंबर्स का होता, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते और इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज और भारत सरकार के कानून मंत्री और 2 और लोग होते। और इन 2 लोगों को भी अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी होती और इस कमेटी में सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष के लोग होते। बाद में ये कानून दोस्तों प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद लागू भी हो गया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज करते हुए ये कहा कि ये कानून जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है और इस तरह ये कॉलेजियम सिस्टम पहले के तरह ही फिर चलता रहा। और अब इसका विवाद ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये मांग कर रही है कि इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल्स कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।